अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल? गुड मॉर्निंग एवरीबडी एंड वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमा एंड अब्दुल्ला। खुशामदीद कहना चाहेंगे नोबेल इनाम याफ्ता फ़ख्र पाकिस्तान मलाला यूसुफ़ज़ई को। शी इज़ इन कराची, शी इज़ जस्ट लैंडेड अ वाइल अगो, एज इन आई गेस 1-1.5 घंटा हुआ होगा। ये एक तस्वीर जो है उनकी ट्विटर पे बड़ी वायरल हो रही है। शी इज़ इन पाकिस्तान, शी इज़ इन कराची और तवक्को ये की जा रही है कि ये फ्लड हिट एरियाज़ जो हैं उनका एक दौरा करेंगी। तो ऑफ कोर्स ये भी वो खबर है जो कि बिल्कुल ताज़ा अभी खबर हमारे पास आई है एंड द मोर अपडेट्स वी हैव वी विल ऑफ कोर्स शेयर देम विद यू। लेकिन इट्स ऑलवेज गुड टू सी मलाला मतलब फ्लाइंग हाई एंड ख़ास तौर पे उनका वापस पाकिस्तान आना। और बहुत से पाकिस्तानियों को ये भी बड़ा एतराज़ होता है कि वो आती नहीं हैं, हालांकि वो आती हैं बीच पे। वैसे शी डजंट कम एंड मतलब वो इधर मूव बैक नहीं होगी बिकॉज उनका काम उधर है। लेकिन इट्स गुड 10 साल बाद कराची आई हैं, बाय द वे कराची 10 साल बाद आई हैं, लेकिन बीच में वो आई हैं पाकिस्तान और सवात भी एक दफ़ा गई थी और इस्लामाबाद भी आई हैं। अच्छा, कोइंसिडेंटली आज आपको पता है ना कि कम उम्र लड़कियों के हकूक़ का आलमी दिन मनाया जा रहा है आज। और आज ही मलाला भी आई हैं बिल्कुल, तो बड़ा ये कोइंसिडेंस भी है दैट शी इज़ हेयर और दिन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये ऐसे वक्त में मनाया जा रहा है जब बच्चियों की तालीम और उनके हकूक़ के लिए सरगर्म नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफ़ज़ई आज पाकिस्तान पहुँच गई है, जिस तरह कि हमने आपको बताया। और गुल मकाई अब से कुछ देर पहले गैर मुल्की एयरलाइन से कराची एयरपोर्ट पहुंची हैं और पुलिस की जानिब से मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम की गई है। अच्छा, जो कि ऑफ कोर्स पता भी है, वैसे तो सबको पता है ये गुल मकाई इनका कलमी नाम था बीबीसी पे। राइट दिस नेम सूडोनिम, हाँ इसको कहते हैं। और मलाला यूसुफ़ज़ई सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगी, आपको हमने बता ही दिया है। और लेट्स सी कहाँ जाती हैं, कैसी उनकी मुलाकातें रहती हैं और किस किस से उनकी मुलाकात होती है। लेकिन एनीवे जी, इस दिन को मनाने की भी ज़रा हम आपको बताना चाहते हैं कि बड़ी सिग्निफिकेंस है। और ये आपको बताते हैं इस दिन को मनाने का मकसद कम उम्र लड़कियों को दरपेश मसाइल को सामने लाना, एक तो उनको उजागर करना और बिल्कुल ताकि लोगों को पता चले, दुनिया को पता चले कि व्हाट दे गो थ्रू और उन्हें हल करना है। और इस साल का थीम आपको पता है कि हर साल का थीम भी होता है, तो थीम है अ टाइम इज़ नाउ, आवर राइट्स आवर फ्यूचर। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी अप्रोप्रिएट। बिल्कुल। सो एक अंदाजे के मुताबिक बाय द वे गरीब मुल्कों की अगर बात करें तो 13% बच्चियां जो हैं वो अपनी उम्र के 14वें साल में ही इनकी शादी कर दी जाती है। उसके बाद वो जल्दी ही माएँ बन जाती हैं और उनके सारे ख्वाब, उनकी तालीम, इवन उनकी सेहत भी। आप सोचिए कि अगर 14 साल की उम्र में किसी बच्चे की शादी हो रही है तो उसकी कितनी डेवलपमेंट हुई होगी कि वो अपने अंदर, और हमारे यहाँ माल नरिशमेंट का पहले ही इशू है कि वो अपने अंदर एक और जान को पाल सके और उसको जन्म दे सके। और आपको ये भी बता दें कि दुनिया की, अगर हम स्टैट्स की बात ही कर रहे हैं तो बताएं कि दुनिया की 95% कम उम्र माओं का ताल्लुक गरीब ममालिक से है। और साथ आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान में कम उम्री की शादियों की बात करें तो दुनिया में 6ठे नंबर पे है पाकिस्तान। 6ठे नंबर पे अंदाज़ा करें मतलब दुनिया में कितने मुल्क हैं। जबकि गैर मुनासिब खुराक और तालीम से महरूमी भी जो है वो छोटी बच्चियों के आम मसाइल में काउंट की जाती है। अगर जिनके वसाइल बहुत महदूद होते हैं ना, अगर उनका बेटा भी है बेटी भी है, तो ये फैक्ट है कि बेटी को बेटे से कम खुराक मिलती है, उसको कम खुराक मैसर आती है। और ये वो चीज़ें हैं जिन पे आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि बेटी को भी उतने ही खाने की ज़रूरत है जितने बेटे को। अच्छा, और ये कैन आई जस्ट ऐड, सॉरी कि एक माइंडसेट की बात है, तो ये हम जब गुर्बत से इसको इतना लिंक नहीं कर सकते। अ लॉट ऑफ द मिडिल क्लास फैमिलीज़ में भी तरजीह जो है वो लड़कों को दी जाती है, बेटों को दी जाती है। और ख़ास तौर पे खुराक की आप बात कर रहे हैं तो इट हैपेंस इन अ लॉट ऑफ प्लेसेस, आई मीन वन वुड बी सरप्राइज्ड। अच्छा, और हम ये इसलिए भी रीइटरेट कर रहे हैं या इस पे बात करने की को ज़रूरत महसूस कर रहे हैं क्योंकि बच्चियों की सेहत का ख्याल रखना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि कल को उन्होंने भी माएँ बनना है। और हमारे यहाँ आपको पता ही है इन्फेंट मोर्टेलिटी और दीगर इशूज़ कितने ज़्यादा होते हैं। वो इसलिए होते हैं क्योंकि हमारी माएँ इतनी माल नरिश्ड होती हैं। हमारी बच्चियों को बचपन में और उनकी फिर लड़कपन में सही खुराक नहीं मिलती, उनका ख्याल नहीं रखा जाता, उनकी नरिशमेंट पूरी नहीं होती, तो वो फिर एक हेल्दी बच्चे को जन्म भी नहीं दे पाते। और फिर ज़रा मतलब इट्स सो कॉमन सेंसिकल बात है, इसमें तो लिटरली डिवीज़न कोई होनी नहीं चाहिए सोच में। एक पढ़ी लिखी माँ होगी तो ऑब्वियसली बच्चे भी अच्छी तरह पालेगी, ख़ानदान भी अच्छा समझदारी के साथ उसको उनका ख्याल रखेगी, एक अच्छी नॉलेज इम्पार्ट करेगी। इट जस्ट स्टेम्स फ्रॉम द मदर।
अच्छा जी, अब आते हैं ज़रा इम्पोर्टेंट इश्यूज़ पे। और मुल्क में आपको पता ही है कि बदतरीन सैलाब को आए 2.5 माह से ज़ायद अरसा गुजर गया है, लेकिन मुतासरा इलाकों में बहाली का अमल जो है वो अब तक पूरी तरह शुरू नहीं हो सका। कुछ कुछ जगहों पे हो रहा है बट नॉट इंटायरली। और मुल्क के बालाई इलाकों में रातें जो हैं वो सर्द होने लगी हैं। हम आपको पहले भी वार्न कर रहे थे कि सर्दी इस तरह आती है और पता भी नहीं चलता, और हम तो ऑलरेडी अक्टूबर में है। और लेकिन मुतासरीन के सर पर ना छत है, ना सर्दी से बचने का कोई मुनासिब इंतज़ाम है, और सैलाब ज़दा इलाकों में मच्छरों की बहुतात से डेंगी, मलेरिया, दीगर अमराज आपको पता ही है वो तो फैल ही रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें तो हो ही रही हैं। दूसरी तरफ आपको ये भी बता दें कि वफाकी वज़ीर शहरी रहमान जो हैं उन्होंने इंकशाफ किया है कि आलमी इदारों की रिपोर्ट्स के मुताबिक ये दुनिया का सबसे क्या कहेंगे आपको जनाब, दुनिया का सबसे बड़ा सैलाब है जिसमें लाखों अफराद 33 मिलियन जिसमें करोड़ों अफराद मुतासर हुए हैं, 3 करोड़ 30 लाख ऑलमोस्ट, और 2 करोड़ अफराद मुश्किल तरीन हालात का शिकार हैं। जबकि वर्ल्ड बैंक ने सैलाब में नुकसान का जो तखमीना लगाया है वो 40 अरब डॉलर्स लगाया है। आलमी मालियाती तब्दीली का जो नुकसान पाकिस्तान ने उठाया, इस पर आलमी इदारे तखमीने तो लगा रहे हैं, लेकिन जो मदद दरकार है वो अब तक नज़र नहीं आ रही है। लिटरली 40 अरब डॉलर का कोई मामूली नुकसान तो नहीं होता। और मुझे लगता है कि हमारे जैसे मुल्क ने नुकसानात उठाने के लिए, चाहे वो जंग के बाद की सूरत हाल के नुकसानात हों या फिर मौसमियाती तबाही के बाद की नुकसानात हों, उनके लिए छोड़ दिया जाता है। उनको वो सपोर्ट नहीं मिलती जितनी उनको चाहिए होती है। और इस वक्त लिटरली दुनिया को झंझोड़ कर ये बताने की ज़रूरत है दैट वी नीड हेल्प, बिकॉज ये दुनिया का किया धरा है जो हम भुगत रहे हैं। एक सैम्पलेंस, एक एग्जांपल दे दें कि ये मुल्क के लिए इतना बड़ा धचका है कि मुल्क के कुल जो बजट है ना उसके बराबर है। कैन यू इमेजिन? नुकसान की जो बात हो रही है वो ऑलमोस्ट जितना हमारा बजट है वो सेम टू सेम ही है। तो आप ज़रा अंदाज़ा कर लें। और हमारे बजट आपको पता ही है पहली खसारे में है, तो आप लगा लें अंदाज़ा कि ये मुल्क के लिए कितना बड़ा धचका है। और मेरी बात सुने, इस पे सियासी बयानात तो दिए जाते हैं ना कि वज़ीर आज़म दुनिया में जा के बता रहे हैं और पैसे मांग रहे हैं। भाई और क्या करें, और क्या करें? ये जो है ना ये अफसानवी बातें हैं, पेट पे पत्थर। अगर लिटरली हम सारे कौम पेट पे पत्थर भी बांध लेना तो जितना बड़ा सैलाब ने नुकसान किया है ना हमारा, उसके बाद भी हम सरवाइव नहीं कर सकते। हमें दुनिया की मदद चाहिए, और हमें दुनिया की मदद अगर चाहिए तो दुनिया को ये बताना होगा कि दुनिया की पॉलिसियों की वजह से, कार्बन एमिशंस की वजह से हमारे यहाँ क्या तबाही आई है। सो प्लीज़ ये जो गैरत के लेक्चर है ना ये अपने पास रखा करें। अच्छा, साथ ही एक और स्टैट अगर आपने समझना है तो आपको बता दें कि 1 करोड़ अफराद जो हैं वो गुर्बत की लकीर से नीचे जा सकते हैं, बल्कि दिस इज़ वेरी वेरी लाइकली। हुकूमत और सियासी जमातों का काम है कि ना सिर्फ वो अपनी जिम्मेदारियां जो हैं वो निभाएं, बल्कि दुनिया को भी इस बात पर राज़ी करें कि वो मुतासरीन की मदद को आए। बहुत ही ज़रूरी है। फेडरल मिनिस्टर फॉर क्लाइमेट चेंज शहरी रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शहरी साहब शुक्रिया, आपने वक्त दिया। माहौलियाती शहरी साहब तब्दीली की हम बात कर रहे थे जिससे पाकिस्तान लिटरली सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले मुल्कों में शामिल है, और अभी तो ये सिलसिला ऐसा लग रहा है खुदा न खास्ता पता नहीं कितने सालों और चलेगा। लेकिन अब ये दुनिया के भी सामने आ गया है और एक तखमीना लगाया गया है 40 अरब डॉलर का। आप इसके बारे में कुछ बताएंगी, किस तरह से तखमीना लगाया गया है? इतना ही नुकसान हुआ है या एक्चुअल हकीकत इससे ज़्यादा है? नेशनल असेंबली में भी कल कहा कि इससे ज़्यादा हो सकता है, और ये तखमीना मैं समझती हूँ काफ़ी मोहतात यानी कंजर्वेटिव एस्टिमेट है, क्योंकि आपको याद होगा 2010 का फ्लड इससे कम था, यानी इस रकबे और आवाम लोगों में 20 उसमें 20 मिलियन अफेक्टेड थे, इसमें 33 मिलियन अफेक्टेड हैं। और उसका भी पूरा जब तखमीना लगाया गया बाद में तो 40 अरब डॉलर की ही बात हुई थी। इसमें मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा होगा, लेकिन वर्ल्ड बैंक इस वक्त लिटरली ये पहला नीड्स असेसमेंट हो रहा है जो थोड़ा सा डिटेल है, और इसमें काफ़ी आपने देखा लोगों को टाइम भी लग रहा है, तकलीफ़ भी है कि किस तरह ख़त्म हो, लेकिन ये करना ज़रूरी है। और मैं समझती हूँ ये एक फैली कंजर्वेटिव एस्टिमेट है। अच्छा शहरी साहब, आपने ऑब्वियसली बताया है कि करीब 1 करोड़ मज़ीद लोग जो हैं वो गुर्बत की लकीर से नीचे जा सकते हैं। ऐसा हुआ तो ये हमारी मईशत के लिए बहुत ही नुकसानदेह होगा, बड़ा झटका होगा। तो दुनिया को हमारी बड़ी मदद करनी चाहिए। वो भी देख रहे हैं कि इधर क्या हो रहा है, उनको बड़ी अच्छी तरह ये भी पता है कि क्यों हो रहा है। तो क्या दुनिया इस तनासुब से मदद कर भी रही है? कुछ आपको लगता है कि ऐसा हो रहा है, कुछ बैलेंस है?
देखिए, इस वक्त इमदाद हर तरफ से आनी तो चाहिए और आई भी बहुत है, और प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर भी बहुत ही मुतहर्रिक रहे हैं, चाहे कैंपों में जाना हो या आदमी दुनिया से राब्ते करना हो। रवाबित सबसे हैं, सब ने UN अभी जनीवा में फ्लैश अपील उनकी 1816 मिलियन डॉलर के लिए हुई थी। सबकी आंखें नम ज़रूर हो गई थी वहाँ और दुख में बिल्कुल शरीक हैं, लेकिन इस वक्त उनकी भी सप्लाई चेन्स, एनर्जी क्राइसिस सारे वेस्टर्न ममालिक में हुई। वेस्टर्न यूरोप का तो आपको पता है, और वहाँ जो यूक्रेन जंग है उसकी वजह से उनके लिए भी फूड क्राइसिस, और कई ममालिक में छोटी मोटी क्लाइमेट क्राइसिस भी हुई है। मसलन कनाडा में उनका नोवा स्कोशिया अपील चल रही है, फ्लोरिडा अमेरिका में फ्लोरिडा के हवाले से अपील चल रही है, अब वेनेजुएला में आपने देखा है सूरत हाल। तो हर जगह ये उठ रहा है क्लाइमेट चेंज का मसला, और लोगों के रिसोर्सेज और फंड्स को ड्रेन करता जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान में तारीख़ में मैं समझती हूँ, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, अगर आप साइंस पूरी देख लें, आप इसमें पढ़ाई रिसर्च देख लें, सेंचुरी में पूरी मतलब 21st सेंचुरी में, और मैं समझती हूँ 20th में भी इतना बड़ा क्लाइमेट डिज़ास्टर कभी नहीं हुआ है। 33 मिलियन, तो ऑस्ट्रेलिया को भी आप देख लें, इतना बड़ा कॉन्टिनेंट, उसमें भी आप 7 मिलियन ऐड कर लें तो अफेक्टेड लोग ही आपके उतने होते हैं। कम अज़ कम मैं इस बात से मुतमईन तो हूँ कि पहली दफ़ा इतना मजबूत और मरबूत मुकदमा लड़ा गया UN जनरल असम्बली में, और हर लेवल पे फॉरेन मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर दोनों की मैसेजिंग बहुत क्लियर रही है इस बारे में, कोई हमने बल्कि काफ़ी अग्रेसिव रही है। अच्छा शहरी साहबा, माहौलियाती तब्दीली के असरात में तो सैलाब सबने देख ही लिया है, और आने वाले दिनों में मुख्तलिफ इलाकों में स्मॉग का मसला भी आपको पता है हमें फेस करना पड़ता है, जो बज़ाते ख़ुद शहरियों के लिए एक प्रॉब्लम की अब तो लिटरली हैसियत इख्तियार कर चुका है। फ़ज़ाई आलूदगी में कमी के लिए हम क्या कर सकते हैं, या इस सिलसिले में हुकूमती सतह पर कुछ सोचा जा रहा है, या इसका इदराक भी है कि हाँ ये भी एक प्रॉब्लम है जो हमारे शहरियों की सेहत मुतासर कर रहा है? देखिए, फ़िज़ाई आलूदगी एक आज का मसला नहीं है, ये पाकिस्तान के लिए भी एक अलमिया है। हमने इस पर काफ़ी काम भी किया है, और सूबों को ये एडवाइस ज़रूर किया है कि ये एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसीज़ जो होती हैं इनको थोड़ा बीफ अप करें, इनके कवायद और ज़वाबित और इनकी जो पेनल्टीज़ और इनके पास जो इन्फोर्समेंट का काम है वो शुरू करें। हम इस्लामाबाद के अहाते में भी बहुत कोशिश है, लेकिन देखिए मसला पाकिस्तान अकेला नहीं है। हम इस वक्त ग्रीन हाउस गैसेस में जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है बढ़ती चली जा रही है, और जो दुनिया में जो वादे किए गए हैं एक दूसरे से ही किए गए ना, तो उन वादों में भी इस वक्त वो जो टारगेट्स हैं, अहदाफ हैं, उसके पीछे हैं सारी दुनिया, और ये बहुत एक ख़तरनाक सिचुएशन बनती चली जा रही है मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए, इन डेवलपिंग ममालिक के लिए जो प्रिपेयर्डनेस में पीछे रहते हैं, और सारे फंड्स की वजह से, और जो इक्वेटर के नज़दीक हैं, जो ऐसे लॉन्जिट्यूड में हैं जहाँ पहले उन पर इन असरात का नज़ला गिरता है तो एक हरावर दस्ता बन जाता है डिज़ास्टर का, लिटरली जहाँ हम खड़े होते हैं, वैनगार्ड फ्रंट लाइन लिटरली। तो हम ग्राउंड ज़ीरो बने हुए हैं, और हमें तो नज़र आ रहा है कि ये पूरी सेंचुरी जो टारगेट्स दुनिया ने इस वक्त लगाए हैं वो बहुत देर हो जाएंगे हम सब के लिए। कुछ सर्द ममालिक शायद बेहतर अपने आप को प्रोटेक्ट कर लें, लेकिन सारी डेवलपिंग दुनिया, जैसे ग्लोबल साउथ इन कॉन्फ्रेंसेस में कहा जाता है, वो अपने आप का अकेला तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकेगी। अच्छा शहरी साहबा, ये भी बताइएगा, और इस बात से बहुत से लोग जो हैं थोड़ा सा परेशान भी हो जाते हैं और थोड़ा सा एजिटेट भी हो जाते हैं कि एक तरफ सैलाब के हवाले से इतने खौफनाक आदाद शुमार जो हैं हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन सियासी मंजरनामे को देखकर लगता है कि जैसे मुल्क में कभी सैलाब आया ही नहीं। तो ये बड़ी अजीबोगरीब बात है। जलसों और एहतजाज की तरफ ज़्यादा तवज्जो जो है वो दी जा रही है। आप इस सूरत हाल को किस तरह असेस करेंगी? बहुत ख़तरनाक संगीन मतलब टेस्ट केस है पाकिस्तान के लिए, बड़े इम्तिहान की घड़ी है। और उस तरफ PTI वाले देखिए खड़े हुए सुनना नहीं चाहते, लेकिन हर जगह देखा कि वो सबसे बार बार
वादे करवा रहे हैं, हलफ ले रहे हैं, अजीब व गरीब नाटसी जैसे सलूट करवा रहे हैं लोगों से कि आप आएँ और हलफ लें कि आप लॉन्ग मार्च भरेंगे, जलसे भरेंगे। ये इनकी तरजीहात हैं। 1971 के बाद सबसे बड़ा ट्रॉमा है पाकिस्तान के लिए। सारी दुनिया आपको देख रही है और परेशान है आपके लिए, लेकिन आधा मुल्क ऐसा है कि जैसे बिजनेस एज यूजुअल, और बिजनेस एज यूजुअल से बदतर, बल्कि एज यूजुअल से बदतर वो इस वक्त भी चाहते हैं कि कंटेनर पे बैठ जाएं और लोगों को गुमराह करें कि आप फुस्तायत की तरफ जाएं, आप छोड़ दें हकीकत का साथ बिल्कुल दामन। मतलब हम कोई परफेक्ट नहीं हैं और आप लॉन्ग मार्चेस करें। बाबा हमने भी लॉन्ग मार्चेस करी हैं, आप इस तरह की लॉन्ग मार्चेस नहीं करते ना। ये कहते हैं घेराव जलाओ करो, ये कहते हैं खून खराबा करो, डंडे लेके आते हैं, तो फिर कहते हैं सेक्शन 144 नहीं डालो। दैट्स नॉनसेंस, दैट्स रिडिकुलस। अगर दारुल खिलाफा को हम प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो फिर हम भी घर जाएं। इन्होंने आधा 4 साल उन्होंने सेक्शन 44 लगा के किए और ख़ुद उन्होंने 126 दिन कंटेनर पे गाना बजाना करते गुजारे। अगर उन्होंने फिर करना है, मोस्ट वेलकम, एक जगह चले गए जाएँ, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, जो भी पार्क है वहाँ बैठें और वहाँ अपना वीडियो पे लोगों को एंटरटेन करें, उनको गुमराह करें, उनको फैशिस्ट सलूट सिखाएं उनको। और बड़ी डेंजरस बात है जी कि हमारे पास अक्सरियत होगी। अक्सरियत हिटलर के पास भी थी और फिर आपने देखा क्या हुआ। अगर उस तरह की तरफ कैटेस्ट्रॉफी पे ले जाना चाहते हैं तो हम ज़रूर ऐसा हाथ पे हाथ रखे तो नहीं बैठे रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका शहरी साहिबा, बड़ी आपने इंटरेस्टिंग कुछ स्टैट्स भी बताए और बातें भी की, और ये वेरी इंटरेस्टिंग दैट यू शुड टॉक अबाउट दिस फैशिस्ट सलूट बिकॉज हमारे यहाँ तो आपको पता है ना कि कोई भी अज़म हो, कोई भी वादा इरादा करना हो तो आप दिल पे हाथ रखते हैं। तो ये हमें भी बड़ा ऑफ लगा था और लोगों ने एक्चुअली दे रियली स्पोक अबाउट इट कि ये हो क्या रहा है। एंड यू नो पीपल जो के साथ उनके मौजूद होते हैं और जिनसे आप बेहतर तवक्को, से तो तवक्को भी छोड़ देनी चाहिए, लेकिन वो भी किस तरह से इस तकलीफ में लगे हुए हैं वो भी देखकर हैरानी होती है। और अब हम बात करने लगे हैं ना, वो आपको लगेगा कि बात तो कराची से हम ऐसी खबरें सुनते हैं, बट लाहौर से भी बात नहीं आया, लाहौर से भी, बट नेवर इस्लामाबाद। लेकिन आपको बता दें कि हालिया कुछ अरसे के दौरान दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मोबाइल फ़ोन के छीनने की वारदातों में खौफनाक हद तक इजाफा हुआ है और लूट मार की इस लहर ने शहरियों को ऑब्वियसली परेशान कर रखा है। देर नॉट यूज्ड टू इट एट ऑल, और पुलिस को इसकी वजह समझ आ गई है। इस्लामाबाद में शहरियों से छीने गए मोबाइल फ़ोन्स अफ़गानिस्तान स्मगल किए जाने का इंकशाफ हुआ है। कैन यू इमेजिन? और ज़राए बताते हैं कि चोरी शुदा और छीने गए मोबाइल जो हैं वो पहले खैबर पख्तूनख्वा और फिर अफ़गानिस्तान स्मगल किए जाते हैं। छीनने और चोरी किए जाने वाले स्मार्टफोन्स का IMEI जो होता है, एक कोड होता है, वो नंबर जो है वो तब्दील किया जाता है, जिससे मोबाइल फ़ोन नाकाबिले ट्रेस हो जाता है। मतलब इट्स नॉट ट्रेसेबल एनीमोर। भी तब्दील हो जाता है। मेरे लिए वैसे लिटरली नई इत्तला है, क्योंकि हम तो इसी नंबर को हतमी समझते थे। हाँ। खैर इत्तलात के मुताबिक चोरी शुदा मोबाइल फ़ोन ख़रीदने वाले बड़े डीलर्स की शनाख्त भी हुई है। देखिए कि क्या क्या हो रहा है और कहाँ से इसके ताने बाने मिल रहे हैं। मोबाइल फ़ोन्स छीनने के वाक़यात में गैर मुल्की गिरोहों का किरदार पुलिस और इंतज़ामिया के लिए सर्टनली लम्हा फ़िक्रिया है। इसी पे ज़रा इन्वेस्टिगेशन किया हमारे साथी हैं इस्लामाबाद में, अहमद सुबहान हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। सो उनसे जान लेते हैं कि क्या सीन चल रहा है। बहुत शुक्रिया अहमद। बताइएगा कि इस्लामाबाद के शहरी आजकल स्ट्रीट क्राइम वगैरह से काफ़ी मुतासर हो रहे हैं, पर्टिकुलरली मोबाइल फ़ोन छीनना बड़ी आम बात हो गई है। तो क्या पुलिस के स्टैट्स भी यही बताते हैं? क्या उनको इदराक है कि हाँ ये हो रहा है? कुछ ऐसे गैंग्स के जो बहुत ज़्यादा एक्टिवली इन एक्टिविटीज़ में मुलव्वस थे वो पकड़े गए हैं, जिसमें से इंडस्ट्रियल जोन और जो रूरल जोन है इस्लामाबाद की, क्योंकि इस्लामाबाद बेसिकली 4 जोन्स पे डिवाइडेड है पुलिस और ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से, जिसमें रूरल, सदर, इंडस्ट्रियल और सिटी। तो अब इंडस्ट्रियल जोन और रूरल जोन यही 2 एरियाज़ ऐसे थे कि जिनके जो तकरीबन 12 के करीब थाने बनते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा वाक़यात सामने आ रहे थे, जिसमें एक्सप्रेस वे पे चलती गाड़ियों तो नहीं, बाइक्स को रोक के और साथ आके बाइक्स लगा के 2 साइड से तो लूट मार की जा रही थी। इसी तरह जो गलियों में अगर या सड़कों पे कोई लोग चलते जा रहे हैं बिलखसूस अंधेरे के वक्त में, तो उस वक्त में कुछ वारदातें रिपोर्ट हुई। उन तमाम के हवाले से अभी तकरीबन 2 ऐसे बड़े गैंग्स हैं कि जो पकड़े जा चुके हैं, और इसी के बाद फिर ये भी कामयाबी हुई कि जो उनका रूट था और जो उनका नेटवर्क है कि वो आगे कहाँ सप्लाई करते हैं, उस हवाले से भी इस्लामाबाद पुलिस अभी प्रूव कर रही है।
फिलहाल ये 2 ग्रुप्स पकड़े जाने की वजह से 2 बड़े ग्रुप्स पकड़े और एक छोटा ग्रुप भी पकड़ा गया इंडस्ट्रियल जोन में। बेसिकली इंडस्ट्रियल जोन में 2 ग्रुप्स हैं और रूरल में 1, तो इसकी वजह से काफ़ी फ़र्क पड़ा है। लेकिन साथ में जिस तरह सदर और सिटी जोन है ये पहले से भी काफ़ी सेफ हैं रिलेटिवली, कि इनमें बहुत कम क्राइम रेट है, लेकिन चूंकि कुछ वारदातें वहाँ पर भी सामने आई हैं तो उस हवाले से भी इस्लामाबाद पुलिस ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा एक्टिवली काम कर रही है। अच्छा अहमद, लेकिन थोड़ी सी कंफ्यूजन ये है कि हाउ डज़ इट इवन वर्क। अब बताया ये जा रहा है कि ये मोबाइल फ़ोन जो हैं वो अफ़गानिस्तान स्मगल हो जाते हैं। अब ऑब्वियसली किसी का फ़ोन होगा तो वो लॉक भी हो जाता है, दूसरे नेटवर्क पर चलना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है इसी वजह से। तो बैरून मुल्क ले जा के ये किस तरह इनको चलाते हैं, किस तरह काम चलता है? इस्लामाबाद में कई मरतबा ऐसा हुआ कि जो अफ़गानिस्तान से ऑपरेट कर रहे होते थे कि उनके जो सरगने थे वो वहाँ अफ़गानिस्तान में बैठे होते थे बॉर्डर पर, और अदरवाइज़ कोई भी ग्रोह ऐसा था कि जो वहाँ से आए इस्लामाबाद में वारदात की, और यहाँ से चूँकि सिर्फ जो बॉर्डर पार करना है उसमें तकरीबन 4 घंटे का वक्त, ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 4.5 घंटे की ड्राइव है तुरखम, तो उसकी वजह से बहुत से वाक़यात पहले भी हुए। कई ग्रुप्स को इस्लामाबाद पुलिस ने और दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, जिसमें बिलखसूस जो सिविलियन इंटेलिजेंस इदारा है इंटेलिजेंस ब्यूरो, उसकी जानिब से पकड़े गए और इनके पे कामयाबी हुई। अब की बार एक मरतबा फिर से मोबाइल स्नैचिंग के हवाले से भी यही सामने इंकशाफ हुआ है कि जो मोबाइल्स यहाँ से स्नैच हो रहे हैं वो KPK और फिर KPK से बॉर्डर पार अफगानिस्तान स्मगल हो रहे, उनकी IMEI चिप को चेंज किया जाता है और उसके बाद उन मोबाइल्स को दोबारा से ऑपरेट किया जाता है, जिसकी वजह से या फिर उनके जो स्पेयर पार्ट, जो बॉडी है, जो पैनल है टेलीफोन का, या फिर जो उसकी दीगर जो बैटरी है, तो इस तरह की जो तमाम तर चीज़ें जो इस्तेमाल हो सकती हैं उनको बाय पार्ट्स भी फिर वापस पाकिस्तान या दीगर ममालिक में भेजा जाता है, बिलखसूस पाकिस्तान भेजा जाता है। और इसके अलावा इनकी IMEI और इनकी जो तमाम तर कोडिंग है उसको चेंज करके तो वो वापस वही फ़ोन एक मरतबा फिर से मार्केट में एक नए रीफर्बिश्ड फ़ोन के तौर पे मुहैया कर दिया जाता है। थैंक यू सुभान। बड़ी तशवीशनाक होना भी ना एक चीज़ होती है कि किसी भी चीज़ को हम उठा के चोरी करके किसी और जगह के लिए बना देंगे। मतलब सीरियसली इट वाज न्यू फॉर मी कि IMEI नंबर भी तब्दील हो रहे हैं, या फ़ोन जो है अफगानिस्तान स्मगलों के इस्तेमाल हो रहे हैं। मतलब देखना चाहिए हुकाम को। आजकल वैसे ये सवाल बड़ा इस्लामाबाद में गूंज रहा है कि इमरान खान साहब क्या सोच रहे हैं। वैसे अब पता नहीं इसको उनकी कामयाबी कहा जाए या ना कहा जाए, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं बहुत जल्द तारीख का ऐलान कर दूंगा, फिर वो 7 दिन गुजर जाते हैं, उनके रफ़क़ा जो हैं वो ट्वीट्स करते हैं, कुछ होता नहीं है। नहीं, अभी उन्होंने ये कहा है कि इतनी चीजें लीक हो जाती हैं कि मैं कुछ नहीं बताऊंगा, मैं कुछ नहीं बता रहा। लेकिन मतलब वैसे आज ये ऑडियो लीक्स पे एतराज तो है, लेकिन आपको याद है ना वो वैसे वो इंटरव्यू भी मैं कहता हूँ वो सवाल भी तारीख में एक अहमियत अख्तियार कर जाएगा। उस वक्त हमें नहीं पता था जब वो कहते थे कि ISI के फ़ोन टैप करने पर मुझे कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि वो तो डरे तो वो जो चोरी करता है। सो अब उनको इसी मामले पे सबसे ज़्यादा एतराज़ है, जिस पे वो कहते हैं कि मेरी सिक्योर लाइन से मेरी एहलिया की टेप्स जो है वो आउट की गई। सो वंडर कि कौन सी बात उनकी, हाँ, मतलब और भी ऐसी बहुत सी बातें हैं। बट एनीवे जी, खान साहब इत्तेहादी हुकूमत को गिराने के लिए शुरू दिन से बेताब तो नज़र आ ही रहे हैं, लेकिन लगता है कि इसके लिए दरकार जो फॉर्मूला है ना वो या तो उनको खुद पता नहीं है या बता नहीं रहे। कुछ सिचुएशन ज़रूर चल रही है। बार बार की धमकियों के बावजूद इमरान खान अब तक लॉन्ग मार्च की तारीख देने से कतरा रहे हैं, और दावा उनका यही है कि उन्हें तो पता है कि हुकूमत क्या करेगी, लेकिन हुकूमत को नहीं पता कि वो क्या करने वाले हैं। मतलब ये तो ट्विस्ट इन द टेल थोड़ा सा साउंड कर रहा है, और कल भी उन्होंने कुछ इसी किस्म की बातें की। इंशाल्लाह जो हम प्लानिंग कर रहे हैं, हमें पता है इन्होंने क्या करना है, इनको नहीं पता हमने क्या करना है। ये जो अब हम मार्च करेंगे ये इंशाल्लाह पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी, पाकिस्तान की तारीख की प्रोटेस्ट मार्च होने वाली है। थोड़ी देर में मैं कॉल दूंगा, अब से लेके कॉल तक आपने हर रोज अपने यूनियन काउंसिल के एक घर कवर करना है, एक डोर टू डोर जाना है। और मैं अपनी ख्वातीन को भी कह रहा हूँ कि आपने भी सबने पूरा प्रोग्राम बना के कोई इलाका नहीं छोड़ना आपने, क्योंकि वो वक्त अब बड़ा करीब है जब मैं अनाउंस करने लगा हूँ। और उससे पहले मैं आपकी तैयारी पूरी देखना चाहता हूँ। अच्छा जी, अगरचे कहा जा रहा है कि ऑडियो लीक से इमरान खान के मानने वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इमरान खान बहरहाल इस नई सूरत हाल से सख्त नाखुश हैं। कल उन्होंने सिक्योरिटी एजेंसियों से सवालात किए। क्या सवालात उठाए हैं, सुनिए ज़रा। मुझे मसला ये है कि हमारी हर जगह फोन टैप, टेलीफोन टैप, घर टैप,
नौकरों को भी इन्होंने खरीदने की कोशिश की। अभी तो वो ऑडियो टेप निकल रही है कि प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में वो भी टैप हो रहा था। मैं अपनी एजेंसी से पूछता हूँ कि क्या तुम्हारा ये काम रह गया है कि अपने ऊपर लोगों के ऊपर जासूसी करो? क्या आपका ये काम रह गया है कि जोड़ तोड़ करो कि किसको अब लेके आना है और किसको गिराना है? क्या आपको कोई फिक्र मुल्क की है या नहीं है कि चोरों को ऊपर लाके बैठा दिया हमारे? कोई आपको फिक्र है कि ये जो पाकिस्तान का को तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं सारे डाकू मिलके? क्या ये काम रह गया कि जी टेलीफोन टैप करके पता चलाओ जरा इमरान खान क्या कह रहा है या आजम खान से क्या बात कर रहा है? जब वो प्राइम मिनिस्टर था, घर के फोन टैप कर रहे हैं, लोगों को डरा धमका रहे हैं, कभी इनको पकड़ लेते हैं सोशल मीडिया को, लोगों के जी तुमने ये क्या कह दिया? चोरों, डाकू और इनके हैंडलर सुन लो, ये कौम नहीं तुम्हारी बात सुनने लगी। मैं ये फिर से हैंडलर्स को बता रहा हूँ कि जितनी मर्जी आप कोशिश कर लें, आप अपने आप को बदनाम करेंगे। तो मे बी सर फिर कुछ ज़्यादा पता लग गया जिस पे अब आपको एतराज़ है? मे बी एवरीबडी न्यू कि आपको तो कोई एतराज़ नहीं होगा क्योंकि आप तो पहले कह चुके हैं, तो उन्होंने कहा चलो इनके भी कर लेते हैं। खैर एनीवे, बट आप कह रहे हैं मेरे घर की लाइन जो इससे ये एक तरह का एतराफ़ ही है कि आपके घर वालों से मंसूब जो मुबैना ऑडियोज़ आई थी, आप उसे बरमला कह रहे हैं कि आपके घर की वीडियोज़ हैं जो लीक की जा रही हैं फिर, और आप आज़म खान वाली गुफ्तगू को भी पर्टिकुलरली ऑन कर रहे हैं कि क्या हो रहा है? अच्छा, लेकिन मूविंग ऑन, लॉन्ग मार्च के अलावा खान साहब ने जेल भरो तहरीक का शोशा भी छोड़ा, लेकिन ये भी महज बातों तक ही महदूद रहा। और अब इमरान खान ऑडियो जेल गया के नहीं मामले में एग्जैक्टली ना, इसीलिए तो अब जी खान साहब ऑडियो लीक्स के मामले पर अदालत जाने का ऐलान उन्होंने कर दिया है। हालांकि जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऑडियो लीक से ये सिलसिला शुरू हुआ था तो खान साहब की खुशी जो है ना, ओहो, वो देखने वाली थी। अभी ये जो ऑडियो लीक्स आई हैं, ये जो इंकशाफ आपके सामने हुए हैं, इनके अंदर पता चलेगा कि वो सारे एक मफरूर, एक करप्ट आदमी, एक झूठा आदमी, एक अरबों रुपए इस मुल्क के चोरी करके बड़े बड़े महलत में बाहर रहने वाला आदमी, वो मुल्क के फैसले कर रहा है। ये मगरिब में तस्वर भी नहीं है। सो मतलब कहते हैं ना कि बस वो पंजाबी में बहुत सारी मिसालें हैं इसके लिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, हम आगे चलेंगे और कोई मिसालें नहीं देंगे। मरिए तो खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना। सो ये सारा कुछ जब आप उस कैपेसिटी में बैठे हो और आपको पता है कि आपके कंटेम्प्रेरी, हालांकि आप मानेंगे नहीं बिकॉज यू डोंट वांट एनी सेम्बलेंस टू देम, लेकिन उनकी ऑडियो आ गई है तो यू शुड नो कि मेरी भी आने वाली है। ये तो क्योंकि यू आर सिटिंग इन दैट पोजीशन, जहाँ एक की आउट होगी तो बाकियों की भी तो होगी ना। एनीवे जी, आज खान साहब की ऑडियो लीक्स जो हैं वो आई तो अब उन्हें अदालत जाने का ख्याल आया है। बहरहाल शायद खान साहब को मालूम नहीं, हुकूमत ने पहले ही इस इशू पर आला सतह की तहकीकाती कमीशन जो है वो बना दी है। और सुने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस पर क्या कहा। सीरियस लैब से ये बिल्कुल, और तो इट्स अ वेरी वेरी सीरियस मैटर। मैं इसका मैं नोटिस ले रहा हूँ। इंशाल्लाह एक हाई पार्ट कमेटी मैं बना रहा हूँ जो कि इस सारे मामले की पूरी तहकीक करेगी और इसकी तह तक पहुँचेगी इंशाल्लाह। अच्छा, बाय द वे आपको पता है मुबैना तौर पर कुछ अफराद को गिरफ्तार भी किया गया इस सिलसिले में जिनका राब्ता था वज़ीर आज़म हाउस में सिक्योरिटी पर्सनल से, और इस बारे में भी इत्तलात आ रही हैं। उनका ताल्लुक़ वगैरह भी बताया गया है कि कहाँ से था इन अफराद का ताल्लुक़। 2 अफराद की गिरफ्तारी की इत्तलात का उन्होंने जिक्र किया है, लेकिन यस। अच्छा जी, इमरान खान के पास आपको पता है अगर कोई उन्हें नज़र आ रही है कोई यकसुई जो है अपने मामले में या अपनी पॉलिसी में, तो ये शायद सिर्फ उन्हें ही पता है। ज़्यादातर तो कन्फ्यूजन का शिकार नज़र आते हैं। लेट्स सी कि हुकूमत इसका सियासी फ़ायदा उठा पाती है या नहीं उठा पाती। और आपको ये भी बता दें कि कल थर्कोल में बाय द वे एक ज़बरदस्त प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया गया है। होपफुली एक गेम चेंजर साबित हो खत्ते के लिए, हमारी एनर्जी नीड्स के लिए। खैर, खान साहब की धमकियों से बेनायाज हुकूमत अपना काम जारी रखे हुए है। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी दफ़ा 144 के खिलाफ हज़रत उमर की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। PTI को फिर पार्लियामेंट जाने का मशवरा दिया है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए हैं कि पार्लियामेंट जाएं, दफ़ा 144 ख़त्म करा लें। अदालत ने भी यही सवाल उठाया कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, क्या वहाँ कभी दफ़ा 144 नहीं लगी? असल में PTI को खदशा है कि दफ़ा 144 की वजह से लोग लॉन्ग मार्च में शिरकत से गुरेज करेंगे। खान साहब को असल में परेशानी खाई जा रही है कि कारकुनान की वो तादाद अब उनके साथ ना हुई जैसे कि पहले उनके साथ हो चुका है, तो होगा क्या? खैर जनाब, इमरान खान साहब और भी कुछ लोगों से नाराज, कल उन्होंने एक्चुअली शिकवा भी किया इस बारे में।
देखिए पिंडी, जो 25 मई को जो मैं जिस तरह का अवाम का समुंदर पिंडी से आना था वो नहीं आया। जो मैं अपने पिंडी के टाइगरों से उम्मीद लगा के बैठा था, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि उस तरह मेरी पिंडी की टीम नहीं निकली। पिंडी और जो सारे इर्द गिर्द के मेरे जो ओहदेदार हो, ये समझ जाओ एक चीज कि जब आप मुजाहरा करते हैं, जब प्रोटेस्ट करते हैं, तो उसके लिए तंजीमों को, लोगों को निकालना पड़ता है। अच्छा जी, ये सब कुछ तो आपने सुन लिया है, क्योंकि बड़ी गैर वाज़ेह किस्म की सियासी हिकमत अमली है खान साहब की, और हुकूमत जो है डेफिनेटली उसका फ़ायदा भी या फिर हो सकता है कि उनके अपने जहन में वाज़ेह और हुकूमत को सरप्राइज दें। यू नेवर नो दैट। हाँ, लेकिन अब तो खैर कह रहे हैं कि आसमा शिराजी साहब हमारे साथ हैं। जी आसमा, क्या हाल है आपका? थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। बात करते हैं और बताएं कि खान साहब हुकूमत गिराना चाहते हैं, ये वाज़ेह है, लेकिन इसके अलावा कुछ और वाज़ेह नहीं। अब ये इनकी इंटेंशन है, बट हाउ ही वांट्स टू गो अबाउट इट कुछ नहीं पता। लॉन्ग मार्च करेंगे, सूबाई हुकूमतों से ज़ोर लगवाएंगे, जेल भरो तहरीक चलाएंगे, या कुछ और? तो ये ज़रा आप सबसे पहले तो बता दें कि किस हिकमत अमली पे वो लगता है कि फ़ॉलो करने वाले हैं। उन्होंने पहले काफ़ी दिन पहले ये ऐलान किया था कि लॉन्ग मार्च करना है, और लॉन्ग मार्च की अभी तक कोई तारीख़ जो है वो सामने नहीं आई। हो सकता है कि वो अक्टूबर में, जैसे कहा जा रहा है कि अक्टूबर के कुछ हफ्तों के अंदर वो ऐलान कर दें, लेकिन ताहाल उसके जो हमारी इत्तला है वो उसके पार्टी के अंदर यानी तहरीक इंसाफ के अंदर जो है वो एक रिजेंटमेंट या एक दूसरा मौक़िफ़ मौजूद है। और ये कहा जा रहा है, ये समझा जा रहा है कि अगर ये कॉल भी नाकाम हो गई तो इसके बाद फिर हमारे पास क्या होगा, ये एक डर या एक प्रेशर जो है ये हुकूमत के ऊपर रहना चाहिए। अलबत्ता खान साहब इस बारे में पूरी यकीन और पूरी उम्मीद लगते हैं कि उनके पास जो थेरी है या प्लान है वो बहुत बड़ा है, और हो सकता है उस प्लान के अंदर ये हो कि आपने जगह जगह से मेन जो शाहराएँ हैं उसको बंद करना है, पोर्ट को बंद करना है, आपने मुख्तलिफ जगहों को बंद करना है। तो हो सकता है कि ये इम्कानात इसमें मौजूद हैं कि ये इनका प्लान हो। लेकिन जो आपको याद हो कि जो आर्मी चीफ़ ने कुछ दिन पहले ख़िताब किया काकुल अकेडमी की पासिंग आउट से, उसमें मेरा ख्याल है कि अगर ये खान साहब समझते हैं रियासत को नहीं पता या हुकूमत को नहीं पता, तो शायद ये गलत फहमी है उनकी, उनको पता है। और इसीलिए ये बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज जो था वो दिया गया था कि पाकिस्तान की सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम को कोई भी जत्था या सियासी गिरोह अगर कोशिश करेगा तो हम उसको जो है किसी तौर पे भी नहीं छोड़ेंगे, या हम उसको निमटना जानते हैं या निमटेंगे। तो बड़े सख्त अल्फाज में, इससे पहले कभी भी इस तरह की जो ज़ुबान है वो किसी भी सरबराह सिपाही सालार के मुँह से हमने नहीं सुना, इस तरह के वर्ड्स नहीं सुने। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कोई प्लान्स मौजूद हैं। नवंबर की अहम अपॉइंटमेंट तक उनकी एक आखिरी जंग है, आखिरी वारदात है। ज़ाहिर है कि उनको अंडर एस्टिमेट भी नहीं करना चाहिए जो माजी में उनकी चीज़ें रही हैं, लेकिन ताहाल पार्टी के अंदर भी और जो बाहर भी जो पैगाम जा रहा है वो ये है कि कन्फ्यूजन बरकरार है। अच्छा आसमा साहब, इमरान खान साहब जो भी करना चाहते हैं सर्टनली अपनी मकबूलियत के बलबूते पे करना चाहते हैं, लेकिन वो ख़ुद भी साथ एतराफ़ कर रहे हैं कि जलसे तो बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। ये रैलियों और मार्चेस एहतजाज में, अभी पिंडी वालों से हमने उनकी गुफ्तगू भी सुनाई, वो लोग नहीं निकलते जितने उनको उम्मीद होती है कि लोग निकलेंगे। तो क्या ये पार्टी तंजीम से मायूसी का इजहार है, या फिर उनको नज़र आता है कि हाँ मेरा वो क्राउड नहीं है जो एहतजाज में इस तरह शिरकत कर सके? अगर आप देखते हैं कि तहरीक इंसाफ के कारकुनों या उनके ख़ास करके रहनुमाओं की तरफ देखें तो ऐसा महसूस होता है कि खान साहब जो कह रहे हैं वो शायद इंटरप्रेट नहीं हो रहा, और वो उसका जो उनका जो बयानिया है वो उनकी पार्टी बाय नहीं कर रही है, शायद वर्कर बाय कर रहा है। और तंजीमी एतबार से जब आप किसी चीज़ पे जाते हैं तो जब तक आपका लोकल लेवल का, आपका यूनियन काउंसिल, आपकी डिस्ट्रिक्ट लेवल का, आपका डिवीज़न लेवल के लोग मुतहरिक नहीं होते, तब तक आपके कुछ भी आप लोगों को बाहर नहीं निकाल सकते। इसमें कोई शक नहीं है कि एक जलसों पे जलसे खान साहब ने किए हैं, लेकिन रैलीज़ के अंदर तो लोग आते हैं, आए भी हैं, गो के आहिस्ता आहिस्ता वो तादाद कम होती चली जा रही है। लेकिन जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि वो एक मुज़ाहमत के को साथ लेके उनका वर्कर या सपोर्टर आएगा और उनकी तंजीम जो है वो लेके आएगी, उनकी पार्टी जो है वो लोगों को मुतहरिक करेगी, तो मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है जब तक ये हो नहीं जा सकता। जो
हमारी इत्तलात हैं वो यही हैं कि तंजीमी लेवल के ऊपर, जैसे पंजाब के अंदर है इस वक्त, आप देखें कि वहाँ पे इतने सीनियर लोग भी हैं, उसके बावजूद पंजाब सेंट्रल पंजाब की कमान और जो डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं या दीगर लोग हैं उनके पास है। तो मेरा नहीं ख्याल कि उस तरह से, और सैफुल्लाह नियाज़ी साहब जो हैं वो भी उनके ज़ेर हिरासत होने की भी खबरें जो है वो आपने सुनी है। तो एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से एक ऐसा माहौल है जो कि चाहिए होता है किसी तहरीक के लिए, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ताहाल मौजूद नहीं है। कल को अगर उसके अंदर कोई चीज़ आ जाती है, कोई डेवलपमेंट आती है तो एक अलग बात होगी, लेकिन ताहाल तंजीमी बुनियादों के ऊपर जो है वो पार्टी कारकुन रैली जलसे से आगे धरने और मुज़ाहमत के लिए शायद उस तरह से तैयार ना हो। अच्छा, साथ साथ ही ये बता दें कि इन सारी चीज़ें चल रही हैं आसमान, लेकिन खान साहब ने ऐलान कर दिया है कि वो ऑडियो लीक के मामले पर अदालतों में जाएंगे। अब वहाँ से कुछ रिलीफ मिलना वो तो खैर बात की बात है, लेकिन ये मामला अदालत गया तो ऑडियो वीडियो कुछ भी आगे सामने आया, उनका फॉरेंसिक भी हो सकता है। तो ऐसा हुआ तो क्या खान साहब के लिए अच्छा साबित होगा? कंटेंट वो दे रहे हैं, वो कंटेंट पूरी बात उसमें कंप्लीट है, जुमले पूरे कंप्लीट हैं। तो हो सकता है घंटों की गुफ्तगू हो या मिनटों की, कई मिनटों की हो और उसको छोटा करके जो भी प्रोड्यूसर है उसने प्रोड्यूस किया हो, लेकिन जो दिलचस्प बात है वो ये है कि वो पूरा कन्वे करता है। वो उनके जो जुमले हैं वहाँ पे कांट छांट उस तरह से नज़र नहीं आती। एक टीवी के सहाफ़ी के तौर पे मैं आपको ये बात कह रही हूँ, लेकिन मज़ीद इसकी जो तहकीकात है वो ज़ाहिर है होनी चाहिए, हो सकती हैं। प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से अगर रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं और लीक हो रही हैं तो ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन उसके साथ साथ खान साहब अगर अदालत जाना चाहते हैं तो उन ऑडियोज़ के ऊपर भी बात होगी जिसकी वो तस्दीक कर चुके हैं, और वो सिर्फ एक बात की तस्दीक नहीं कर चुके, वो इस बात की भी तस्दीक कर चुके हैं कि उनकी जो बेगम है वो जब फ़ोन कर रही थी तो उनके फ़ोन लाइन सिक्योर नहीं थी। इसका मतलब है कि गुफ्तगू हुई और कंटेंट है वो गद्दारी के साथ जोड़ दो, जो हिदायत हैं उसके हवाले से। इसी तरह से साइफ़र के ऊपर जो पहले ऑडियोज़ आई हैं वो भी बहुत क्लियर है और क्लैरिटी के साथ हैं। तो इसका मतलब है कि उसकी भी तहकीकात होंगी, और तहकीकात होंगी तो शायद वही तहकीकात जो कि हुकूमत करना चाहती है और कर रही है इस वक्त, इमरान खान साहब उसमें उनको हुकूमत को ही मदद कर दें या रियासत को ही मदद कर दें। तो ये एक बहुत ही ट्रिकी गेम है। इस ट्रिकी गेम के अंदर अगर इमरान खान साहब ख़ुद को इन्वॉल्व करेंगे तो मेरा ख्याल है कि उनके लिए बहुत कोई पॉलिटिकली कोई बहुत ज़्यादा गेन्स नहीं होंगे। और अगर अदालत में ये मामला चला गया तो फिर सारी ऑडियोज़ की फॉरेंसिक होगी, फिर ये साइफ़र का मामला भी सामने आ जाएगा, फिर ऑलरेडी जितनी भी चीज़ें हैं उसके ऊपर, और फिर इमरान खान साहब की ऑडियोज़ बड़ी क्लियर है जिसकी वो तस्दीक भी कर चुके हैं, तो उनके लिए भी प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। तो मेरा ख्याल है ये सिर्फ डरावे के लिए ज़्यादा है, सबके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। वैसे अभी तक तो मुबैना होता है ना, अगर फोरेंसिक हो गया, बहुत शुक्रिया आपका आसमा साहिबा, तो फिर वो मुबैना वाला एलिमेंट भी हट जाएगा। बाय द वे खान साहब खुद अपने खिताब में बारहा ये कह चुके हैं कि मेरी बेगम की ऑडियोज़ जो है वो लीक की गई, तो उनकी इसका मतलब है कि वो सारा अरसलान बेटा वाली ऑडियोज़। अच्छा, एक और बात मेरे जहन में अटकी हुई है, मेरे दिल में फंसी हुई है, मतलब इमरान खान साहब ने कल ये बात की कि मेरे दौर में कौन सी मीडिया को पाबंदी का सामना था और कौन से चैनल बंद किए गए। सर खुद आकर एंज ना करो फिर सर, मतलब किस तरह सहाफ़ियों की कितने सहाफ़ियों की नौकरियां गई हैं, किन पिन के हमला हुआ है, कौन से टीवी चैनल्स को फ़ोन कर के नाम ले के बताया जाता था डेडलाइन के साथ कि शाम तक या कल तक इसको नौकरी से फारिग कर देना। और अगर आप चाहते हैं कि हम डिबेट कर लें कि ये किसकी वजह से हुआ था, किसने कराया था, दैट्स अनदर स्टोरी, लेकिन दौर तो आप ही का था ना। तो ये कहना कि मेरे दौर में इस किस्म का कुछ नहीं हुआ, ये अजीब सी बात है, ये बड़ी अजीब बात है। वी आर नॉट गोइंग टू ड्वेल ऑन दैट। उतना ही हकीकत से दूर रहे। क्या मैं कहूँ, मैं कहना नहीं चाहता कि उतना ही झूठ बोलें जिस पे कोई यकीन भी करे इंसान। सड़कें हम आपको दिखाना चाहते हैं, बिकॉज दिस यू हैव टू सी कि ये कराची की जी एक सड़क है, इसका नाम है जहांगीर रोड, गुरु मंदिर के पास है। और ये अभी कुछ अर्सा पहले वुड यू बिलीव कि नई बनी थी, इसको रिपेयर किया गया था, इसको बनाया गया था, और ये होल्स आप देख लें, आपके सामने, वी डोंट इवन हैव टू से मच, ये आपके सामने सब कुछ हो रहा है। एक और भी वीडियो थी कल जो बड़ी वायरल हुई थी, वो क्लिफ्टन में पूरी गाड़ी एक, बाय द वे सो हम शहरी इंतज़ामिया को कह दें या फिर कंटोनमेंट्स की इंतज़ामिया को कह दें, CBC के अंडर आता है ना वो इलाका, तो वो स्लैबें उठी हुई थी, पूरी गाड़ी नाले में गिरी हुई, बोनेट जो है ना वो इनसाइड द कार। वैसे यहाँ पे जो है ना ये, और ये कोई फार फ्लंग नहीं है, ये पूरी गाड़ी वाला, ये देख लें आप। तो इस वक्त हम ये भी विजुअल्स आपको दिखा रहे हैं, लुक एट इट,
कि गाड़ी होती है, उसने एक स्पीड मेंटेन करनी होती है, एंड वी आर नॉट सेइंग इट्स स्पीडिंग, सड़क बनी है ना गाड़ी के लिए, नहीं वो स्लैबें उठा दी ना वहां से। हाँ, तो आपकी एक्सपेक्टेशन यही होती है कि आप और ये भी देखिए साथ में, बस अब ये यहाँ से है, ये आग का दरिया है और डूब कर जाएं आप, तो डूब गए, फिर हमने कहा चलो डूब जाते हैं। सो मुझे लगता है कि हम किस किस से शिकवा करें। इतना बड़ा हिस्सा इस शहर का कंटोनमेंट्स में मुश्तमिल है, फिर शहरी इंतज़ामिया है, फिर सिंध हुकूमत है, मतलब जहांगीर रोड हों, क्लिफ्टन के इलाके हों, डिफेंस के इलाके हों। अच्छा, ये तो खैर हमने क्लिफ्टन का दिखाया है, ये जहांगीर रोड पे हम वापस इसलिए आ जाएं क्योंकि ये रोड मतलब के अल्लाह अल्लाह करके तो सालों में ये मीडिया कैंपेन्स के बाद बनी थी ये बहुत इस पे बात हुई, और सालों में बनने वाली चीज़ हफ्तों नहीं टिक सकी। किस चीज़ से बनाते हैं आप ये सड़कें, मतलब ये क्या प्लास्टिसिन यूज़ कर रहे हैं, थर्माकोल यूज़ किया हुआ है? आपको पता है ना, जिस तरह फीफा वर्ल्ड कप करीब आ रहा है, हमारे पास भी पता नहीं नेचुरली कुछ सॉका हो या फिर स्ट्रीट फुटबॉल हो, इससे जुड़ी कुछ खबरें आ रही हैं। हाँ, और अभी हमने आपको बताना यह है कि फ़ुटबॉल के आलमी मंजरनामे में अगरचे कौमी फ़ुटबॉल टीम हमें कहीं दिखाई नहीं देती है सैडली, लेकिन दूसरी तर्ज के फ़ुटबॉल मुकाबलों में पाकिस्तान की शिरकत ज़रूर नज़र आती है, और स्ट्रीट फुटबॉल वर्ल्ड कप इसमें से एक है। इसमें पहले भी पाकिस्तान नुमाइंदगी कर चुका है और बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं। पाकिस्तानी बच्चे अपनी बेहतरीन कारकर्दगी से सबको हैरान कर चुके हैं, और इस बार कतर में स्ट्रीट चाइल्ड वर्ल्ड कप आज से हो रहा है, और पाकिस्तान टीम अपना इफ्तिताही मैच आज दोहा में सूडान के खिलाफ खेलेगी। आपको पता है कि बिल्कुल साइड बाय साइड हो, कितना इंस्पायर होंगे यंगस्टर्स जब वहाँ जाएंगे। अच्छा, माजी की परफॉर्मेंसेस को सामने रखते हुए इस मरतबा भी उम्मीद की जा रही है कि पाकिस्तान की स्ट्रीट फुटबॉल टीम जो है वो जान लगाकर खेलेगी और बहुत ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस उनकी होगी। और आपको ये बता दें कि स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल और वर्ल्ड कप का फाइनल होगा, इनका वर्ल्ड कप का फाइनल होगा 15 अक्टूबर। अच्छा जी, मोहम्मद जुनैद हैं कैप्टन पाकिस्तान स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम, और साहिल गुल दोनों हमें ज्वाइन कर रहे हैं। पहले तो इनकी तैयारी पूछ लें कैप्टन साहब, सबसे पहले तो आप बता दें कि आपकी तैयारी कैसी है इस मरतबा, क्योंकि पिछले वालों ने आपसे पहले जो नौजवान खिलाड़ी बच्चे जो आए हैं उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया है और पाकिस्तान का नाम रोशन किया, तो आप लोग भी पूरी उम्मीद हैं? इंशाल्लाह जिस तरह पहले वाले ने मेहनत की थी उससे अच्छी मेहनत इंशाल्लाह सर ने हमारे साथ की। इस बार इंशाल्लाह जिस तरह मेहनत की है सर ने हमारे साथ, इंशाल्लाह जीतेंगे और फाइनल भी जीत कर इंशाल्लाह। ज़बरदस्त। अच्छा साहिल, आप बताएं कि क्या ये आपकी पहली इस तरह मैं कहूँगी टूर्नामेंट ही इसको कहेंगे हम, आप दोहा जा रहे हैं तो पहली परफॉर्मेंस है आपकी? दोहा में है। दोहा में है जी जी, बिस्मिल्लाह जी। जैसे आपने कहा है कि फर्स्ट टूर्नामेंट है, जी बिल्कुल मेरा ये फर्स्ट टूर्नामेंट है, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है हमारा। हमारी टीम में पहली दफ़ा आया हूँ पाकिस्तान टीम के साथ यहाँ पे, और इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है हम लोग बहुत ज़्यादा कि इंशाल्लाह वर्ल्ड कप अपने साथ लेके जाएंगे। चलें, ये तो बहुत बड़ी उम्मीद है, और हमें भी, अगर आप कह रहे हैं तो हमें भी साथ उम्मीद लगा लेनी चाहिए। जुनैद और साहिल दोनों बता दें किस टीम से आपको ख़तरा महसूस होता है? मतलब स्ट्रीट फुटबॉल जो है इसमें सर्टनली आप लोगों का तो सर्किट है, उसमें तो आपको पता होगा ना कि किस मुल्क की टीम बड़ी तगड़ी है, किसकी नहीं है। देख रहे होंगे ना आप लोग, नजर रखी होगी, बताएं जरा। मैं आपको बता देता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम नहीं डर रहे किसी टीम से, अलबत्ता वो डर रहे हैं हमारे देख के, यार ये तो बहुत ज्यादा बड़े हैं, स्ट्रांग है हमारे। हाँ, और ये हमें नहीं कहा मार दे कहीं, 10-10 गोल हमें ना मार दे कहीं पे, तो इसलिए दूसरी टीम हमारे से डर रही है। वो हर बंदा आगे बोलता है यार आप लोग तो बहुत ज्यादा बड़े हो, हमें देखो और अपने आप को देखो, कितनी इतनी गाड़ियाँ ये वो। हमने बोला हम भाई 16 साल के हैं, 17 साल के हैं, आप जितने ही हैं, तो बस अब मेहनत की बात है। इंशाल्लाह जो मेहनत करेगा वो जीतेगा इंशाल्लाह। तो मुझे लगता है 16-17 साल में आपने गाड़ी पे भी ज्यादा मेहनत करी। हाँ, मुझे ये बात अच्छी लगी है कि आपका कॉन्फिडेंस बड़ा अच्छा है कि आप बता रहे हैं कि जी बाकी ज्यादा हमसे डर रहे हैं। फुल 100% कॉन्फिडेंस। अच्छा, तो जल्दी से ये बता दें पाकिस्तान को जितना हमारे से हो सकेगा जबरदस्त, बाकी अल्लाह पाक रहम करने वाला है, वो इंशाल्लाह मैं अपना हमारी मेहनत का फल देगा। मजा आ रहा है वैसे दोहा में, बड़ी तैयारी की जा रही है दोहा में। अब तक कैसा गुजर रहा है टाइम? मतलब पूरी दुनिया की नजरें होंगी अब चंद हफ्तों में दोहा पे, मजा आ रहा है? जी जी, मजा बहुत आ रहा है, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, जारी बात है। अच्छी अच्छी इमारतें देखने को मिल रही हैं, डैम और ये चीजें वगैरह बहुत चीजें मिल रही हैं देखने। यहाँ पे कल्चर बहुत अच्छा है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ का मौसम जो है ना वो थोड़ा सा गर्म है ज्यादा, तो हमारे लिए थोड़ा सा ये मसला हो रहा है कि हम मसला नहीं, हमने गर्मी में भी प्रैक्टिस की, मसला कुछ नहीं। इंशाल्लाह जुनैद को मसला कोई नहीं है, साहिल कह रहे थोड़ा मौसम बदल गया। हाँ
अच्छा अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा ये बताएं कि जुनैद, सबसे पहले तो आपसे पूछ लेते हैं कि किसको आप एस्पायर करते हैं कि ये फुटबॉल दुनिया का बेहतरीन फुटबॉलर है और उसकी तरफ देखते हैं, पसंदीदा, और आप उसको फॉलो करना चाहते हैं? जुनैद पहले आप बता दें। मैं तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो की तरह बनना चाहता हूँ इंशाल्लाह। वाह वाह, सही सही बंदा पकड़ा आपने, वेरी नाइस। और साहिल, आप किसकी तरह बनना चाहते हैं? मेरा जो फेवरेट प्लेयर है वो जर्मनी का कीपर है, मैनुअल नॉयर, तो मैं कोशिश करूंगा कि उसकी तरह बनूं। वंडरफुल चॉइसेस। तो एम्स तो आपके बड़े हैं। वैसे दीगर मुल्कों के खिलाड़ियों से भी आपकी मुलाकातें हुई हैं, कोई बातचीत हुई है उनसे भी, आपको कुछ सीखने का, कुछ जानने का मौका मिला? जुनैद आप बताएं। जी जी, बहुत सारी टीमें, इंडिया के साथ तो हमारा बड़ा अच्छा सलूक हो रहा है माशाल्लाह। अच्छा। सूडान भी है, ब्राजील भी है, सारी टीमों के साथ माशाल्लाह अच्छा सलूक है। जी जी। और सबसे बड़ी बात यह है जो मुसलमान है वो हमारे साथ बहुत अच्छे तरीके से मिल रहे हैं। अलबत्ता सारे जितने भी हैं माशाल्लाह सबका माहौल बहुत अच्छा है, नमाज वगैरह एक जगह पढ़ते हैं हम सब माशाल्लाह। अच्छा, यानी आपको खेलों के अलावा भी आपका एक्सपीरियंस हो रहा है एक दूसरे से मिलने का और टाइम स्पेंड करने का, वो भी साथ साथ चल रहा है? हाँ तो जी बहुत माशाल्लाह। हमारे ये कप्तान साहब जो है अल्हम्दुलिल्लाह बाजमात डेली बाजमात कराते हैं नमाज की, और जितने भी मुसलमान हैं वो सारे हमें ज्वाइन करते हैं और वो बहुत खुश होते हैं कि यार यहाँ पे भी हमें जो है नमाज पढ़ने की सादत हो रही है। हाँ, वैसे भी कतर तो इस्लामी मुल्क है, तो वहाँ तो बड़ी खूबसूरत मसाजिद और बड़ा प्रॉपर इंतजाम। अच्छा, दोहा जाने से पहले आप लोग यहाँ पाकिस्तान में भी इकट्ठे होके पूरे प्रैक्टिस मैचेस आप लोगों के हो रहे थे तैयारी? जुनैद आप बताइएगा। जी प्रैक्टिस तो हो रही थी माशाल्लाह, जबरदस्त प्रैक्टिस हो रही थी। अच्छा साहिल, मीरपुर में जी साहिल बताइए। मैं ये कह रहा था, मीरपुर में 1 साल से ट्रेनिंग कर रहे हैं अपने पाकिस्तान टीम के साथ, तो जो हमारा मुस्लिम हैंड है वो हमें हर चीज़ प्रोवाइड कर रही है उधर, हमारे खाने पीने का, रहाइश, हमारी जितनी भी अखराजात हैं, घर के अखराजात हैं, हमारे जो हमें दूसरा में सपोर्ट, दूसरी तरफ सपोर्ट कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो हमें हर चीज़ दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम इसका सलाम उनको भी मैसेज में देंगे इंशाल्लाह, और आप भी हमारी दुआ करें कि हमारी पाकिस्तान टीम जीते इंशाल्लाह। तो कौन कौन से शहरों से पाकिस्तान के हैं आपकी इस टीम में खिलाड़ी शामिल? कप्तान साहब आप बताएं। KPK के भी है, पंजाब के भी है, कराची के भी है, सारे सूबों से, सिंध से, सारे सूबों से हैं, और प्लेयर 4 प्लेयर एक सूबों से हैं। वंडरफुल वंडरफुल। चलें जी, गुड लक इंशाल्लाह आपका जो मैच है उसके लिए, और आप फिर कॉन्फिडेंस इतना जबरदस्त है, हम दुआ करेंगे आपके लिए, अल्लाह भी आपको कामयाब करे। लग रहा है कि इंशाल्लाह आपसे दोबारा बात होगी। जो देख रहे हैं टीवी, अभी जो जी न्यूज़ पे देख रहे हैं जो टीवी, वो हमारी उनसे दुआ है कि वो हमारे लिए दुआ करें पाकिस्तान टीम के लिए, ताकि हम अपना इधर भी अपना हर जगह के दुनिया के हर कोने में अपना परचम लहरा रहे हैं और इधर भी अपना परचम लहरा के दिखाएं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह गाइस, गुड लक। बहुत सारी दुआएं आपको सुन भी लिया। मोहम्मद जुनैद और साहिल गुल हमारे साथ है जो इस वक्त दोहा में हैं फॉर पाकिस्तान स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए, और इतना ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस था और लग रहा था कि पहले भी हम लोग इतना अच्छा परफॉर्म करते रहे, इसलिए मुझे कोई शक नहीं है। ये सर्टनली वर्ल्ड कप है और ये स्ट्रीट फुटबॉल का सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता है फीफा वर्ल्ड कप से, मेन इवेंट से पहले हो रहा है ऑन द साइड लाइंस ऑफ फीफा वर्ल्ड कप। देखिए हर कोई तो वो वर्ल्ड कप की जो टीम्स होती हैं, और मतलब एवरीबडी कैन नॉट रीच दैट, लेकिन एक एस्पिरेशन तो होती है, कोशिश तो होती है, और दिस इज सो गुड एक्सपीरियंस। आप देखें कि जहाँ पे एक्चुअल वर्ल्ड कप होना है वहीं पे उसी शहर में जाके उसी माहौल को विटनेस करना, वहाँ पे स्टेडियम्स देखना, एक्सपीरियंस लेना, बहुत ज़्यादा लर्निंग हो सकती है इसमें हमारे नौजवानों की। सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू देयर विक्ट्री। इंशाल्लाह जीतेंगे तो दोबारा बुलाएंगे फिर इन्हें। और कबल अज़ वक्त इंतखाबात, सारा झगड़ा इस पर है, लेकिन मुश्किल ये है कि अभी तो ज़िमनी और बल्दियाती इंतखाबात कराना ही मुमकिन लग रहा है, तो आम इंतखाब नामुमकिन लग रहा है, नहीं करवा सकते, और आम इंतखाबात तो ऑब्वियसली फिर दूर की बात है। इलेक्शन कमिश्नर कौमी असम्बली के 9 और पंजाब असम्बली के 3 हलकों में 16 अक्टूबर को इलेक्शन कराने का ऐलान कर रखा है, लेकिन पहले सिंध हुकूमत ने बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला मुलतवी करने की दरख्वास्त की, और अब वफाकी हुकूमत भी यही चाहती है, और इलेक्शन कमीशन ने हुकूमती दरख्वास्त पर आज इजलास तलब किया है। लेट्स सी क्या होता है। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कमर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं। कमर साहब, सर्टनली कहीं सैलाब की वजह से, कहीं स्टाफ की दस्तयाबी का इशू है, इलेक्शन कमीशन ने मुतअद्दिद ज़िमनी और बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करने से मुताल्लिक फ़ैसला सुनाना है, और इम्कान है कि आज ही सुनाना है। आप समझते हैं कि ये जो इंतखाबात हो रहे हैं ये मुलतवी किए जा सकते हैं?
देखें जी, हुकूमत जो है ये बाई इलेक्शन करवाने के बारे में जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा है, उसकी इस लिहाज से इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने उनकी जो तजवीज़ है या उनकी फरमाइश है या उनकी सतह है, वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने मुस्तरद कर देनी है, क्योंकि इंतखाबात की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है, बैलेट पेपर छप रहे हैं और इसी तरह से तमाम ट्रेनिंग मुकम्मल, स्टाफ मुकम्मल, हर तरह से सारे मामला तय हो चुके हैं। 16 अक्टूबर को इलेक्शन होना है। तो इस लिहाज से हुकूमत का ये कहना है कि जी लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल दुरुस्त नहीं है या एक सियासी जमात ने इस्लामाबाद पर यलगार करनी है, तो हमारे पास पुलिस फोर्सेज नहीं है, तो ये सारे बहानेबाजी है। तो वो अपनी जो शिकस्त है या अपना जो मुस्तकबल को जो मामला को देख रही है कि हमें कामयाबी नहीं मिल रही, तो उस पर जो है वो इलेक्शन कमीशन को सहारा ना लें। इलेक्शन कमीशन एक आज़ादाना खुद मुख्तराना काम करने के लिए आगे बढ़ रहा है और वो भी बाज़ पार्टियों के या ख़ास तौर पर इमरान खान की जो पार्टी है तहरीक इंसाफ, वो शदीद तनकीद की जद में है। अब अगर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने इनके कहने पर इंतखाब को मुलतवी कर दिया, तो फिर इलेक्शन कमीशन की जो रिट जो है या क्रेडिबिलिटी जो है, उसकी न्यूट्रलिटी है, जामदारी जो है, वो कमज़ोर हो जाएगी, दांव पे लग जाएगी। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने इनकी तजवीज़ को तस्लीम नहीं करना, ये मेरी राय है, नाक़िस राय है। लेट्स सी क्या होता है। अच्छा, लेकिन आगे ये भी बताएं कि अगर ज़िमनी और बल्दियाती इंतखाबात होने का मार्जिन ना निकला, तो अगले 3 माह के अंदर आम इंतखाबात का इनेकाद तो बहुत ही मुश्किल फिर लग रहा है, ये तो नहीं हो सकेगा। तो आपके ख्याल में क्या जनवरी फरवरी अगर हम देखें 2023 से पहले इंतखाबात मुमकिन हैं कि नहीं है? आम इंतखाबात तो बहुत दूर हैं। आम ठीक है, सियासी दबाव डालते रहेंगे इमरान खान साहब की जमात जो है, लेकिन मौजूदा हुकूमत जो है ये इनका अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू है, हालात भी दुरुस्त नहीं है, सैलाब ज़दगान का भी मसला है और माशी तौर पर सबसे बड़ी बात है कि माशी हालात जो है वो दुरुस्त नहीं आ रहे। तो इलेक्शन तो अगले ही साल नवंबर 2023 में ही होने हैं। और जहाँ तक ये जो लॉन्ग मार्च का है, ये इमरान खान कभी भी इस्लामाबाद की कॉल नहीं देंगे, कभी सवाल ही नहीं पैदा होता, इसलिए वो जलसे करते रहेंगे। अब वो 11 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर तक वो जलसे कर रहे हैं। वो अपने वोटर्स को, अपने हामियों को, जो उनके पैरोकार हैं, उनको मुतहर्रिक करते रहेंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन भी देख रहा है और अब तमाम चीज़ें भी नज़र आ रही है, बाकी इस्टेब्लिशमेंट भी देख रही है, लेकिन वो उन्होंने इस्लामाबाद की तरफ नहीं आना। लेट्स सी क्या होता है। बहुत शुक्रिया आपका कमर साहब। वी कैन सी यू टुमारो।